So good evening, everyone. I guess many of you have take out time as it is one of the very important session for all of us as we have started and we are into our early career. And This session would help us to streamline and also will help us how to build up the things. So I really want to first of all thanks Rajan sir that he agreed to give up on and share his knowledge and share his expertise with us. And just to give you a brief about Rajan sir, so Rajan sir is a certified, he is registered and certified investment advisor with SEBI, and he has been interviewed and he was part of many technical and fundamental analyst session, and he has also been in CNBC Awas, GSTV, and has done 2,400 plus CNBC Bazaar uh, shows as well. So he is with us today, and I hope that everyone take the maximum advantage and grab the knowledge. The session would be of 30 to 35 minutes, and post that we will have 10 minutes for Q&A. So please keep your questions ready if you have anything. So post session, we can have discussion with sir. So I'll keep the stage open for you, Rajan sir. Over to you. Thank you so much. Thank you so much, vacancy team, and thank you so much, Labdi and Chandresh bhai, to invite me on your platform, and you are trying to educate your staff regarding savings and investing. So it's a very a great cause, and I like everyone uh, keep asking me questions, and please note down the questions after some presentations. We do discussion. So let's we start presentation in Hindi and Gujarati. So if you have any queries, you can ask. Fine. Let's see this slide. What do you do with your money? Saving, spending and investing. So आप सब लोग अभी आईटी फर्म के अंदर एक काम कर रहे हो, और नाउ डेज इंडिया इज बैक ऑफिस ऑफ वर्ल्ड आईटी, and Bangalore is a Silicon Valley of back office. So India has a great opportunity in IT, and और भी काफी opportunities आ रही है. तो इंडिया का आईटी मार्केट बहुत बूम होने वाला है, एंड इट्स जस्ट बिगिनिंग. जो लास्ट 20 इयर्स के अंदर आपने जो आईटी के अंदर बूम आया है देखा है, और जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, तो ये अभी भी एक बहुत छोटा पार्ट है. अराउंड आईटी का आप देखोगे तो अराउंड ग्लोबल ट्रेड का अभी ये 10 to 15% इंडिया सर्व कर रहा है. तो आगे जाके काफी अपॉर्चुनिटीज आईटी के अंदर है, और आईटी जो है वो इंडिया को काफी रिप्रेजेंट कर रही है. फॉर्चुनेटली यू गाइस इन आईटी सर्विसेज, सो आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है. एंड यहाँ पे जो सैलरी स्लैब्स चलते हैं और जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, तो इस हिसाब से आगे जाके आपका जो सैलरी है वो अपवर्ड ग्रोथ में रहने वाली है. और इंडिया जो है आजकल जो आईटी प्रोफेशनल्स की जो रेगुलर इनकम है उसके वजह से काफी स्ट्रेंथ में आ रहा है. तो लास्ट 20 इयर्स ने आईटी का कंट्रीब्यूशन जो आया है, तो इंडिया को काफी एक मजबूत कंट्री बनाया है. तो थैंक्स टू आईटी इंडस्ट्रीज एंड इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, जो लोग नई टेक्नोलॉजीज को लर्न करते हैं, काफी कुछ कैपेक्स कर रहे हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. तो ये एक एडवांटेज है कि आप लोग एक आईटी प्रोफेशंस को चुना है और आईटी कंपनी में अच्छे जगह पे अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हो. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखोगे तो नाउ डेज लास्ट कोविड के बाद आप देखोगे तो आईटी सर्विसेज के अंदर सैलरी हाइक बहुत ज्यादा देखने मिला है, और रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत बड़ी है.
तो यहाँ पे आप एक अर्निंग काफी अच्छा कर लेते हो, तो उसके बाद अपने को सेविंग्स करना रहता है। बट नाउ डेज एक कंज्यूमर मार्केट भी एक बहुत बड़ा हो रहा है कि जैसे कि आईफोन्स आ रहे हैं, फिर नए इंटरनेट के एवेन्यूज है, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स है। तो ये सब में अपना स्पेंडिंग बहुत हो रहा है। जैसे कि अभी नई मूवीज आ रही है तो एवरी टिकट कॉस्ट अराउंड 500 to 1000 रुपीज। तो यहाँ पे अपना क्या जो सैलरी से अपने अर्निंग करते हैं वो अपना स्पेंडिंग हो जाता है। तो स्पेंडिंग हो जाता है तो बाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ रहता नहीं है। और आप लोग एक हायर सैलरी से एक बिलोंग करते हो कि आपकी जो एवरेज सैलरी जो रहती है आपकी जैसी कंपनियों की, तो वो अराउंड 3.5 lakhs to 10 lakhs के बीच में एक सैलरी एवरेज एम्प्लॉय की हर एक रहती है। तो एक अच्छी अर्निंग के बाद अगर आप सेविंग्स आज नहीं करोगे तो आप आपका रिटायरमेंट को डिफर कर रहे हो। मींस आप आज सेविंग्स शुरू नहीं करोगे तो आज आप नेक्स्ट 15 इयर्स के अंदर रिटायर हो सकते हो। तो आपको आपकी एवरेज एज जो होगी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की, तो वो अराउंड 20 to 30 इयर्स के बीच में होगी। तो आप अराउंड 40 to 45 के बीच में भी एक रिटायर्ड हो सकते हो अगर आप अर्ली सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दोगे। तो अपने उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है और क्या कैसे करना चाहिए इन्वेस्टिंग, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस। कोई भी आदमी कुछ कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है या कोई सैलरी से कमाता है, तो उसके बाद बेसिक लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के बाद जो भी सरप्लस रहता है उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो व्हाट आर द बेसिक ऑप्शंस। तो एक म्यूचुअल फंड है, एक प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस जो यूलिप प्लान्स होते हैं वो है, एक बैंक डिपॉजिट होती है जहां पे आप एफडी कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म एफडी से लेके लॉन्ग टर्म वहां पे 3 महीने से लेके आप 10 साल के बीच में एफडी कर सकते हो। काफी लोग गोल्ड लेना पसंद करते हैं, खासकर फीमेल्स जो होती है वो गोल्ड लेना प्रीफर करती है। स्टॉक्स एक अवेलेबल रहते हैं जो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इंडिया का एनएससी जो है वो सबसे बड़ा एक जो कहते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 4 मार्केट्स में से एक है। तो यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे 6000 जितनी कंपनियां लिस्टेड है। तो वो एक स्टॉक के अंदर लोग आईपीओ थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड बॉन्ड्स अवेलेबल आर देयर। तो बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, मनी मार्केट पेपर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो मोटा मोटी एक करंट मार्केट में देखने जाओ तो ये 7 मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टिंग टूल्स है कि जो एक आपकी सेविंग्स के बाद जो भी सरप्लस रहता है तो यहाँ पे आप ये साथ में कर सकते हो। और नया अभी रिसेंटली एक आया हुआ है क्रिप्टो करेंसीज, बट यहाँ पे टैक्सेशन के इश्यूज है, तो अभी ये एक मैच्योर नहीं है, तो इसके अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो रिसेंटली वी टॉक अबाउट दिस 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, मेक इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू। आज अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपने लिए बेनिफिशियरी होना चाहिए कि आगे जाके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है और अपने जो प्लान किया है उसको वो सर्व कर सके। और मिनिमम से मिनिमम ये जो 5 क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो काम करे, ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि वो इन्फ्लेशन को एक फाइट कर सके। तो आज देखोगे कि आप क्रूड प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के सो मच प्राइसेस बहुत बढ़ रही है। आप देखो शुगर, व्हीट और पल्सेस की जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन बहुत है। तो इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी मिनिमम अभी आप 7-8% के आसपास इन्फ्लेशन लेके चलिए, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करो वो एक इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन अभी 7-8% की रेंज में है, वो गवर्नमेंट डेटा है। और होलसेल जो इन्फ्लेशन है अराउंड 14% के आसपास पहुंच गया है। तो एक आप एफडी करोगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ पे बीट नहीं कर पाएगा। फिर प्रोवाइड इनकम व्हेन यू नीड। फिर वो एक ग्रोथ एसेट्स होनी चाहिए कि जहां से आप कुछ अर्निंग कर सको, जैसे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, और गोल्ड है। तो वहां से एक आपको एक इनकम जनरेशन हो सकती है प्राइस राइज की, वो एक आप लेके चल सकते हो।
फिर आएगा एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबल इन पार्ट्स एंड पोर्शंस। अगर आप मान लो आप बहुत वेल्दी आदमी हो, आपने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर ली, आपने एक फ्लैट ले लिया या एक बंगलो ले लिया या एक लैंड बैंक ले ली, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे क्या होगा कि अगर आपने सपोज मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ का बंगलो है एंड यू रिक्वायर्ड ओनली 10,000 रुपीज, तो वो आप पोर्शन उसको सेल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि एक अच्छी एसेट्स होने के बाद भी जो क्या कहते हैं कि अपने एक पुअर जैसी फीलिंग आती है कि यू हैव करोड़ रुपीज प्रॉपर्टी बट यू रिक्वायर्ड 1 लाख 2 लाख रुपीज बट यू आर नॉट एबल टू सेल फॉर 2 lakhs दैट प्रॉपर्टी एंड आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो यानी ये एक पोर्शन में आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी क्या लिक्विडिटी सक हो जाएगी और आप छोटे मोटे जो डे टू डे एक्सपेंसेस के बीच में जो गैप होती है वो आप फिल नहीं कर पाओगे। फिर ग्रोथ इन वैल्यू एंड अप्रिसिएशन ओवर द टाइम। ये ग्रोथ इन वैल्यू जो होती है वो अपने एक जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि काफी कमोडिटीज और काफी एसेट्स होती है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करती है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे एक स्टॉक्स आते हैं, स्टॉक्स के अंदर कंपनियां होती है, जो कंपनियां ओवरऑल एक ग्रोथ के अंदर मॉडल के अंदर काम करती है और उनका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का। तो वो एक ग्रोथ एसेट्स कहलाती है। जैसे आप लैंड ले हुए तो लैंड एक ग्रोथ एसेट्स है, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी काफी कम है और जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां पे एक स्कैरसिटी होती है, तो एक लैंड इज आल्सो अ ग्रोथ एसेट्स। तो आपको जो भी एसेट सिलेक्ट करो वो ग्रोथ में होनी रिक्वायर्ड होती है, तो उस हिसाब से एक सिलेक्शन रहता है। एंड बी आर रीजनेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कॉस्ट, यानी आप कोई भी चीज खरीदो और वो एक आपको रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल होनी चाहिए एंड फेयर वैल्यू एंड ऑल्सो उसके ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होने चाहिए। जैसे आज आपको कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगी, आप लेने जाओगे या बेचने जाओगे तो वहां पे 6% तो एक स्टैम्प ड्यूटी का एक एक्सपेंस लग जाता है, तो वहां पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जैसे कि आप गोल्ड है तो गोल्ड आप फिजिकल मार्केट में लेने जाओगे और बेचने जाओगे तो वहां पे 2% का एक स्प्रेड लग जाता है बायर एंड सेलर के बीच में। तो यहाँ पे एक कहते हैं कि लो कॉस्ट नहीं है, कि अगर आप जो टारगेटिंग कर रहे हो वो हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलता है, कभी एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे काफी लॉस हो जाता है। So now let's move to म्यूचुअल फंड। व्हाई म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है और कोई भी कंपनी जो होती है, जैसे कि आपने काफी कंपनियों के नाम सुने होंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर अराउंड अभी 45 जितनी कंपनीज अवेलेबल है जो लोगों की एसेट्स मैनेज करती है। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड है। तो ये सब कंपनीज जो होती है वो लोग एक ट्रस्टी को अपॉइंट करती है और ट्रस्टी जो होते हैं वो ये एएमसीज को मैनेज करते हैं और उसके बाद जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ट्रस्टी एंड फंड मैनेजर्स, वो इन्वेस्टर से फंड लेते हैं और वो जो भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फंड रेज किया जाता है वो फंड मैनेजर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। तो ये बेसिकली पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जहाँ पे कॉमन गोल होते हैं, कि जैसे कि एक एग्जांपल की ओर पे कि जो लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वाया म्यूचुअल फंड्स, तो वो वहां पे एक ऑब्जेक्ट होता है कि मैं मेरा पैसा म्यूचुअल फंड थ्रू इक्विटी मार्केट के अंदर अलॉट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक कॉमन गोल हुआ और मेरे जैसे और आपके जैसे यहाँ पे 100 200 500 लोग इकट्ठा होके इन्वेस्टर पूल बनाएंगे और वो पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे अराउंड अभी राइट नाउ इन इंडिया अराउंड 5 करोड़ जितने इन्वेस्टर्स हैं जो ये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टोटल एसेट साइज जो है अभी म्यूचुअल फंड की अराउंड टोटल आप लेके चलो अराउंड 40 लाख करोड़ के आसपास है, जहां पे इक्विटी एंड डेट दोनों मिला के बात कर रहा हूँ। तो ये टोटली जो फंड जो कलेक्ट होते हैं इन्वेस्टर्स के, वो फंड मैनेजर्स उसको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर्स के नीचे पूरी उनकी एक टीम होती है जो उनको सपोर्ट्स करती है रिसर्च करने के लिए और डेटा को डे टू डे वो लोग ट्रैक करते हैं और मिनिमम एरर के साथ मैक्सिमम आउटपुट वो इन्वेस्टर्स को देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई भी रिटर्न एश्योर्ड नहीं होता है
यहाँ पे यानी कहना ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग वो एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आप जैसे फंड सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से उसका रिस्क को मीटर जाते हैं। तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे और उसमें स्मॉल कैप में करोगे तो हाईएस्ट रिस्कीएस्ट प्रोडक्ट है, और जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो लो रिस्की प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कोई भी चीज के लिए एक गारंटेड रिटर्न वर्ड नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो बेटरमेंट और ग्रोथ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो फिक्स रिटर्न वाली कोई नहीं है। तो सब लोग ये खास याद रखें कि यहाँ पे कोई कमिटेड रिटर्न की बात नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक एएमसी होती है और पूल ऑफ फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे काफी लोग एक साथ इन्वेस्टिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे होते हैं, पूल ऑफ फंड्स होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो फंड मैनेजर करता है, तो एक लो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्सपेंसेस लोगों के बच जाते हैं। अगर आप आज कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है कोई भी ब्रोकर के थ्रू, तो वो 5,000 का स्टॉक्स लेगा तो उसको मिनिमम 50 रुपए की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। और जहां पे आप म्यूचुअल फंड्स लोगे तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो है जो बहुत कम होता है। अराउंड मैक्सिमम आप लेके चलो 2.5% जितना होता है। तो अगर आप 1,00,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2.5% का आपको मैक्सिमम ईयरली एक्सपेंस लगेगा। जहां पे आप कोई भी स्टॉक मिनिमम एक 10 रुपए का भी लोगे तो आपको मिनिमम 50 रुपए की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। यानी ये लो कॉस्ट है। यहाँ पे आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पूल ऑफ फंड होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपको एक 10,000 का स्टॉक लेना है पर आपको मैं बोलूंगा कि एमआरएफ का स्टॉक अच्छा है, तो आप एमआरएफ नहीं ले पाओगे ड्यू टू कि एक आपके पास 10,000 रुपए है और एमआरएफ का स्टॉक जो है 70,000 रुपीज के आसपास ट्रेड होता है। तो आप वो काउंटर के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। तो काफी कुछ चीजें हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है और डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होता है। तो ये लो कॉस्ट है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, उसके लिए अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। फिर हाउ डज ये वर्क करता है म्यूचुअल फंड्स? तो ये इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करते हैं। उसका एक पूल ऑफ अकाउंट होता है जहां पे हर एक इन्वेस्टर्स के जो पैसे आते हैं वो वहां पे स्टोर रहते हैं। और उसके बाद जो फंड मैनेजर होते हैं वो उसके अंदर इन्वेस्टिंग करता है, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, वहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद जो भी रिटर्न्स आते हैं वो डिलीवर करते हैं इन्वेस्टर्स को बाय ग्रोथ। जो किसी ने ग्रोथ ऑप्शन लिया तो ग्रोथ ऑप्शन थ्रू होता है, और किसी ने डिविडेंड लिया हुआ है तो उसको पे आउट मिल जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड जो होता है पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक जो होता है इन्वेस्टिंग, उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। जो भी जो टीम काम करती है उसके ऊपर जो हायरार्कीज होती है वो ध्यान रखती है। जो भी आपके फंड्स कलेक्शन होते हैं वो कस्टोडियंस रखे जाते हैं जो सीबी अप्रूव होते हैं, वो ही लोग इसके अंदर कारोबार करते हैं। और डे टू डे जो भी चीज बाय हुई सेल हुई उसका वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हिसाब किताब रखा जाता है। लिक्विडिटी, यहाँ पे पूल ऑफ फंड्स होते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफी रहती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी स्कीम के अंदर 50,000 इन्वेस्टर्स है तो कोई 2 इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे या 2 इन्वेस्टर्स नए आएंगे तो मेजरली इफेक्ट वो एनएवी के ऊपर नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लिक्विडिटी ड्रिवन होती है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और सेबी के अंडर में वो पूरा रेगुलेट होती है। तो ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और उसके अंदर पूरी गाइडलाइंस है जो सबको फॉलो करने की रहती है। जैसे कि आप अभी जानते हो कि ये मनी मार्केट है तो वो आरबीआई मैनेज करता है। बैंकिंग सिस्टम जो है, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम आज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बैंकिंग सिस्टम जानी जाती है, तो वो आरबीआई मैनेज करती है। मनी मार्केट जो है आरबीआई मैनेज करता है। ऐसे इक्विटी मार्केट के अंदर और म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो आरबीआई एंड सेबी बोथ टुगेदर, वो दोनों एक साथ मिलके ये पूरा एमफी को मैनेज करते हैं और उनके अंदर पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर्स को कोई वो ना हो जाए। फिर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। कोई गांव का है तो वो 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। जो सिटी में अपने जैसे अहमदाबाद में रहता है वो 1,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पे आप करोड़ रुपीज तक के इन्वेस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। वो 500 रुपीज टू 5 करोड़ तक का भी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अपर लिमिट कोई नहीं है, लोअर लिमिट इज देयर 500 रुपए गाँव वालों के लिए और 1,000 रुपीज फॉर सिटीज।
और यहाँ पे जो एग्जिट करने का है, अगर आपके पास समझ लीजिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके पास 5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो गई और आपको सिर्फ 1000 रुपए विड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। 1000 रुपए ही आपको चाहिए तो वो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 1 करोड़ की लैंड होगी और आपको 50,000 रुपए की भी जरूरत होगी, वो नहीं कर पाओगे, यहाँ पे वो भी चीज आप कर पाओगे। एंड ये प्रोडक्ट जो है, यानी म्यूचुअल फंड्स और इसमें भी इक्विटी, वो एक ग्रोथ प्रोडक्ट है, तो उसका आगे जाके बहुत बेनिफिट होता है। ये लो कॉस्ट है क्योंकि पूल ऑफ फंड होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हर एक इन्वेस्टर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, तो वो लो कॉस्ट भी है। तो ये एक मेजरली ये एक बेनिफिट है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंड्स क्या है, तो यहाँ पे मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फंड्स रहते हैं। ओपन एंडेड फंड्स रहते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स रहते हैं, और इंटरवल फंड्स रहते हैं। ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं वो रेगुलरली आज आप हर एक दिन उसके अंदर परचेस कर सकते हो और हर एक दिन आप एग्जिट कर सकते हो, तो इसको ओपन एंडेड फंड्स कहते हैं। और यहाँ पे एक ओपन एंडेड के अंदर एक ईएलएसएस कैटेगरी आती है, वहां पे आपको 3 साल का लॉक इन रहेगा। बाकी कोई भी फंड्स के अंदर आपको कोई लॉक इन नहीं रहेगा। क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं वो एक एनएफओ आता है, उसके अंदर वह फंड रेजिंग हो जाता है और उसके बाद वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड होते हैं। तो आपने सुना होगा ईटीएफ्स जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं और वो बाद में प्राइस डिस्कवरी उसकी एक्सचेंज के ऊपर होती है, तो वहां पे आप एनएससी और बीएससी के ऊपर जाके उसको बाई सेल कर सकते हो। इंटरवल फंड्स होते हैं, काफी फंड्स ऐसे होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलते हैं, जैसे कि एवरी 6 मंथ खुलते हैं, एवरी ईयर खुलते हैं, और वहां पे वो लोग फंड रेज करते हैं। और इस तरह से ये 3 टाइप्स आप फंड्स के रहते हैं। उसमें बेसिकली एक्टिव फंड्स होते हैं और पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स जो होते हैं वो ग्रोथ और इनकम में ज्यादा होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। पैसिव फंड्स होते हैं वो क्लोज एंडेड और वो मार्केट रिलेटेड ईटीएफ्स होते हैं। वो तो उसमें जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो वो अपने आप बढ़ जाते हैं और जब घटता है तो अपने आप घट जाते हैं। तो अपने एक्टिव फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पे ग्रोथ फंड, इनकम फंड एंड हाइब्रिड फंड्स होते हैं। ग्रोथ फंड्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फंड्स होते हैं, इक्विटी होते हैं एंड डेब्ट फंड्स होते हैं। इक्विटी के अंदर आपको इक्विटी का रिटर्न गेन ऑन लॉस आएगा, और डेब्ट के अंदर आपको डेब्ट के आएगा, जिसके अंदर मनी मार्केट पेपर्स आएंगे और ये गवर्नमेंट ट्रेजरी फंड्स रहते हैं। तो ये बेसिक रहते हैं, जहाँ पे इनकम फंड्स में भी आप डेब्ट लेके चल सकते हो, और यहाँ पे भी एक मिक्स होता है। तो वहां पे 50-50 कैटेगरीज रहती है। इनकम फंड्स के अंदर इक्विटी एंड डेब्ट मिक्सर्स रहते हैं, एंड हाइब्रिड फंड के अंदर इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्सर रहता है। तो ये हाइब्रिड, यानी ये इस तरह के पोर्टफोलियो बनते हैं। ग्रोथ के अंदर आपको अकेला इक्विटी मिल जाएगा, ग्रोथ के अंदर आपको डेब्ट फंड चाहिए तो भी मिल जाएंगे, इनकम एंड हाइब्रिड फंड्स के अंदर आपको ये मिल जाएगी, ये 2 कैटेगरीज। और लिक्विड फंड्स होते हैं, जो आपके पास शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, 15 दिन से नीचे के जो फंड्स होते हैं वो डेब्ट मार्केट के फंड्स होते हैं, वो लिक्विड के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के रहेंगे। यानी जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब के ऑल फंड्स अवेलेबल है। तो आप कैटेगरी वाइज देखने जाओ तो लिक्विड थोड़ा कम रिस्की है, फिर थोड़ा हाइब्रिड रिस्की है, फिर डेब्ट फंड उससे भी ज्यादा रिस्की है, एंड इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की रहता है। ये यानी कैटेगरीज है। और डेब्ट फंड के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़े रिस्की ज्यादा रहते हैं। हाइब्रिड फंड्स के अंदर इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्सर होता है, कहाँ पे एक 30% इक्विटी होती है और कहाँ पे 30% डेब्ट होता है, यानी 70-32 लेके 50-50 ऐसे रेशियोज से अंदर हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल रहते हैं। फिर अदर टाइप्स ऑफ फंड, यानी अपने ईटीएफ की बात की, जैसे वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो जाते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स, काफी लोग डाइवर्सिफिकेशंस करना चाहते हैं कि वो जो भी फंड्स लगाए प्रिंसिपल कल के हिसाब से, कि वो उनको गोल्ड रिजर्व करना है। जैसे कोई फीमेल है, उनको चाहिए कि शादी के टाइम पे मुझे पर्टिकुलर ग्राम सोना चाहिए, तो वो अभी से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो गोल्ड ईटीएफ थ्रू कर सकते हैं। whenever the function is come, वो ETF सेल करके आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो। उस हिसाब से एक ELSS फंड्स है। ELSS जो फंड्स है वो टैक्स सेविंग के लिए होता है, जो 1.5 लाख की जो अपनी लिमिट है एटीसी के अंडर, उसके लिए आप ELSS थ्रू जा सकते हैं, जहां पे आप एक अच्छा रिटर्न लेने के लिए आप ELSS फंड में, यहाँ पे जो फंड्स होते हैं वो सब बेसिकली इक्विटी के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, और यहाँ पे आप इक्विटी का गेन ले सकते हो। फिर रिटायरमेंट एंड पेंशन स्कीम्स जो होती है वो वन काइंड ऑफ हाइब्रिड स्कीम्स रहती है। ओवरसीज फंड्स जो होते हैं, जो
इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर फंड इन्वेस्ट करता है, जैसे कि फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, फिर टेस्ला है। ऐसे शेयर्स के अंदर आपको जो काम करना है, यूएस इक्विटी मार्केट है, जापान इक्विटी मार्केट्स है, तो वहां के लिए आपको ओवरसीज फंड में जाना पड़ेगा। और फंड ऑफ फंड्स होते हैं, जो एक फंड मैनेजर होता है वो अपनी खुद की कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की जगह पे दूसरी एएमसी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे फंड ऑफ फंड्स होता है। तो ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट है और यहाँ पे रिटर्न भी थोड़े कम रहते हैं, बट इवेंचुअली फंड ऑफ फंड्स ये सब अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं। फिर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जैसे आपने बात की, तो यहाँ पे एक बेसिक सेबी ने ये 5 कैटेगरीज बना दी है: इक्विटी स्कीम्स, डेब्ट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे रिटायरमेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है, तो यहाँ पे थोड़ा लॉक इन रहता है। और फिर अदर स्कीम जैसे इंडेक्स फंड की मैंने बात की, ईटीएफ्स की जो एक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड रहते हैं, वहां पे लिक्विडिटी आपको एक्सचेंज के थ्रू अवेलेबल रहती है। एंड फंड ऑफ फंड्स, जैसे कि वो अभी मैंने बात की कि एक फंड मैनेजर रहता है, वो खुद की कंपनियों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की जगह पे वो दूसरे किसी के फंड हाउसेस के अच्छी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उसको फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कैटेगरीज जो होती है, जो इक्विटी कैटेगरीज के अंदर कितने टाइप्स के फंड्स आते हैं, तो यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स आते हैं, मिड कैप फंड्स आते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स आते हैं, ऐसी डिफरेंट कैटेगरीज है। फिर जैसे डेब्ट फंड्स है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट फंड्स आएंगे, डेब्ट फंड्स आएंगे, फिर एफएमपीज आएगी, ये सब आता है। फिर ये बैलेंस एंड हाइब्रिड फंड्स है, पहले बैलेंस फंड की तरह जाना जाता था, अब हाइब्रिड फंड्स की तरफ पे जाना जाता है। यहाँ पे इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्सचर रहता है, तो इस हिसाब से ये कैटेगरी रहती है। अभी इक्विटी फंड्स के ऊपर जाएंगे अपने, तो बेसिकली इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी मार्केट के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म की जो बात होती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहती है, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इक्विटी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, सुटेबल फॉर द हायर रिस्की एपेटाइट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। क्योंकि यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है कि हाई रिस्क एपेटाइट एंड लो लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये एक समझने की बात है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक कोविड की सिचुएशंस आई, जहाँ पे मार्च 2020 के बाद यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ आया, और जहाँ पे 12,000 के आसपास निफ्टी जो ट्रेड हो रही थी वो 7,500 तक चली गई। यानी ये हाई रिस्क है, नंबर 1। नंबर 2, ये शॉर्ट टर्म के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी काफी बार करना मुश्किल रहती है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो जाते हैं, अभी रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, तो समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ उसके वजह से नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट्स होती है मार्केट में। तो यहाँ पे आप लॉन्गर टर्म का अप्रोच लेके चलते हो तो विन विन सिचुएशंस बढ़ती है। तो बेसिकली इसके लिए यहाँ पे एक हाई रिस्क प्रोडक्ट कहा गया है इक्विटी को, एंड इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो, तो इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। और ये ग्रोथ वाली होती है। यहाँ पे जो कंपनियां सिलेक्ट होती है, तो आप आईटी वाले हो तो आप जानते हो कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, बिरला सॉफ्टवेयर है, इंटेलेक्ट अरेना डिजाइन है, ऐसी कंपनियां यहाँ पे सिलेक्ट होती है लार्ज कैप टू स्मॉल कैप। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां जहाँ पे होगी वहां पे ये फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज है, ये बेसिक मोटा मोटी ये जो 4-5 कैटेगरीज जो ये सेबी ने डिफाइन की हुई है, ये कोई भी फंड मैनेजर को ये कैटेगरी को फॉलो करने का रहता है। यहाँ पे एक मल्टी कैप फंड्स होते हैं, तो मल्टी कैप फंड्स के अंदर जो है तो 65% तो मिनिमम उनको इक्विटी मार्केट के अंदर ही करना पड़ता है, और बाकी का भी जो होते हैं उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर करने पड़ते हैं। फिर ये आप लार्ज कैप देखोगे तो लार्ज कैप में एटलीस्ट 80% जो है लार्ज कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का रहता है। फिर एक कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप की, तो वहां पे 35% आपको लार्ज कैप मिनिमम करने का रहेगा और 35% मिड कैप मिनिमम करना रहेगा। आप यहाँ पे ज्यादा कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते कि 35 से नीचे मिड कैप हो
और यहाँ पे आप 100% लार्ज कैप कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। यानी 35 मिनिमम आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो 65% तक आप लार्ज कैप में जा सकते हो और 65% मिड कैप में जा सकते हो, 35 मिनिमम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर मिड कैप फंड जो होते हैं वो 65% आपको मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का रहेगा। यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट होता है कि मिड कैप कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे 65% मिनिमम उनको मिड कैप के अंदर जाना पड़ेगा। बाकी के 35% के अंदर वो लोग कैश मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे वो एवरी स्कीम बाय 5 टू 10% कैश मेंटेनेंस कर सकते हैं, और बाकी का वो लार्ज कैप या स्मॉल कैप के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप फंड्स है, तो यहाँ पे 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर करना पड़ेगा। तो ये मोटा-मोटी कैटेगरीज है। उस हिसाब से इक्विटी फंड्स जो होते हैं, ये एक डिविडेंड यील्ड देते हैं। तो जिन्होंने एक ग्रोथ ऑप्शन डिविडेंड पे आउट ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ होगा, उनको डिविडेंड मिल जाएगा। वैल्यू फंड्स हो गए तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, और वो कैटेगरी के अंदर जो स्टॉक्स आएंगे, जो वैल्यू स्टॉक्स होंगे, वही वो लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे होते हैं कि जहां पे भी एक साइकिल बुलिश और बेयरिश ज्यादा होती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कमोडिटी साइकिल्स जो होती है वो एवरी 3 टू 4 इयर्स चेंज हो जाती है, तो कॉन्ट्रा बैट लेते हैं। जब मार्केट बहुत मंदी में होता है, तो कॉन्ट्रा फंड के अंदर क्या होता है कि जब कमोडिटी साइकिल्स बेयरिश होती है, तो वहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे अभी कमोडिटी साइकिल अच्छी चलती है, तो वहां पे वो लोग सेल करते हैं। यानी जहां पे लोगों को तेजी लगती है, वो लोग मंदी करते हैं, और मंदी वाली जगह पे तेजी करते हैं। यानी वो इक्विटी में बाई साइड होता है, बट सेक्टोरियल वो ज्यादा रहता है, और कमोडिटी जैसे स्टॉक्स इसके अंदर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रा फंड नाउ डेज नॉट दैट मच पॉपुलर, बिकॉज के अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो कमोडिटी साइकिल भी अपवर्ड आ गई है, तो ये बेसिकली ग्रोथ फंड जैसे हो गए। फिर फोकस फंड्स होते हैं कि जहां पे मिनिमम मैक्सिमम वो लोग 30 इक्विटी रखते हैं, और वहां पे एक साथ में कैटेगरी भी होती है कि मिड एंड लार्ज कैप की, तो वो एक बेसिक डिफाइन होता है उस हिसाब से। यानी वो फोकस ही, जैसे कि उनको 30 कंपनियां ही अच्छी लग रही है, और वो एनएससी 500 के बीच की हो या एनएससी 200 या निफ्टी 50 के बीच की 30 कंपनियां होंगी, उसके अंदर ही वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक फोकस फंड कहलाते हैं। फिर सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, कमोडिटीज फंड्स है, फिर आईटी फंड्स है, बैंकिंग सेक्टर फंड्स है। तो वो सब सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स कहलाते हैं, कि यहाँ पे टारगेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि आपने मुझे आज लग रहा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट भी एक अच्छा है, और यहाँ पे आईटी कंपनीज की ग्रोथ बहुत आने वाली है। जिस हिसाब से वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सैलरी राइज पूरे वर्ल्ड में आएगी, तो इंडिया एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी ड्यू टू लो रेट मैन पावर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे थीमेटिकल में आईटी सेक्टर्स के फंड्स के अंदर जा सकता हूँ, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे थीमेटिकल फंड्स आएंगे। और ईएलएसएस जो फंड है, वो टैक्स सेविंग्स के लिए यूज होते हैं। 1.5 लाख की जो कैप होती है, उसके अंदर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अंदर 3 साल का लॉक इन रहता है, और आफ्टर लॉक इन ये टैक्सेबल रहता है, बट यहाँ पे आपको पूरा इक्विटी मार्केट का गेन आएगा। और बेसिकली लोग पीपीएफ, ईएलएसएस एंड यूलिप एंड इंश्योरेंस, ये 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास अभी आप अनमैरिड हो एंड चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ईएलएसएस फंड को सिलेक्ट करोगे, तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जो एटीसी कैटेगरी है, उसके अंदर आप ईएलएसएस, पीपीएफ, इंश्योरेंस, यूलिप्स एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, वो आप 4-5 चीजें ले सकते हो। तो ईएलएसएस लॉक इन रहेगा, 3 साल के बाद ओपन हो जाएगा। पीपीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वहां पे लॉक इन जो है वो 15 साल का है। तो और उसके अंदर आप लोन भी लोगे, तो 50% से ज्यादा नहीं ले पाओगे, तो वहां पे एक लॉकिंग का प्रॉब्लम रहेगा पीपीएफ के अंदर। स्कूल एजुकेशन फीस जो होती है, वो तो सबको देनी पड़ती है। अगर आप का सेविंग्स कम करना है और आप वो एक्सपेंडिचर्स में ले जाना है, तो वो आप स्कूल फीस को यूज कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपलसरी सबको लेना चाहिए, जहां पे भी आपकी जितनी भी सैलरीज हो सब लोगों की। मेरे हिसाब से आप सब लोग एक टर्म प्लान ले लीजिए, जहां पे आप 15 से लेके 20 गुना आपकी जो ईयरली सैलरीज होती है,
उसमें आप मल्टीपल करो 15 से लेके 20 टाइम्स, एंड अर्ली एज जितना आप इंश्योरेंस ले लोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पे आपको मैक्सिमम जो 100 साल के तक का जो इंश्योरेंस मिल जाए देन वेल एंड गुड। तो एक आप लाइफ कवर ले सकते हो, और यहाँ पे प्योर 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 टर्म प्लान ही लेने का है, नॉट अ सेविंग विथ इंश्योरेंस। आपको प्योर इंश्योरेंस प्लान लेने का है, टर्म प्लान लेने का है। तो आप वहाँ पे एक प्रीमियम जो है वो अराउंड आपका 5,000 से लेके 15,000 के बीच में आ जाएगा। तो सब लोग एक टर्म प्लान लेना चाहिए सबको। और बाकी रहा इंश्योरेंस विद इन्वेस्टिंग, तो मैं वो डिस्करेज करूंगा। वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है काफी हाई है, और वहां पे कंपल्सिव इन्वेस्टिंग रहेगा, और लॉकिंग जैसे भी काफी इश्यूज होते हैं। तो बेटर कि आप ईएलएसएस के साथ जाओ, जहां पे आपको लॉकिंग को 3 साल का मैक्सिमम लॉकिंग है, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट वाया एसआईपी या लमसम तीनों तरह से कर सकते हो। फिर डेब्ट स्कीम्स है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, एम टू अर्न इनकम। जो लोग फिक्स रिटर्न चाहते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके लिए डेब्ट फंड्स होते हैं। बट ये जो म्यूचुअल फंड थ्रू जो भी रन होती है डेब्ट फंड्स, वहां पे एक इसमें भी एक रिस्कोमीटर्स होते हैं, और ये भी एक रिस्क प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कोई गारंटीड नहीं है कि आपको ये फिक्स आज जितना रिटर्न 5% चल रहा है तो वो ही मिलेगा। आपने रिसेंटली देखा होगा यस बैंक के पेपर्स डिफॉल्ट हो गए थे। फिर आइडिया का जो क्रेडिट का प्रॉब्लम हुआ था, तो वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स भी काफी बार बन जाते ऐसे, अगर जो पेपर्स डिफॉल्ट हो जाते। तो एक वो इकोनॉमी के सिनारियोस के ऊपर रहता है। अगर बैड इकोनॉमी के सिनारियोस आ जाता है, जैसे कि 2018 के बाद आया, तो काफी पेपर्स के अंदर इश्यूज हुए थे। तो आइलैंड एफएस डिफॉल्ट हुआ, उसके बाद यस बैंक के अंदर पेपर्स में इश्यू हुआ था, आइडिया के पेपर में इश्यू हुआ था। तो यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे आप एवरेज आप 5-6% जैसा कोई किसी को रिटर्न एक्सपेक्टेड हो, या यहाँ पे काम कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स बोले थे, जो ये बेसिकली ओवरनाइट फंड्स एंड लिक्विड फंड्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट के लिए ज्यादा यूज होते हैं, जहाँ पे वो बैंक इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा उनको अर्निंग हो जाता है, और 91 डेज के नीचे का एक्सपेक्टेशन हो, तो वो लोग ये ओवरनाइट फंड्स एंड लिक्विड फंड्स के अंदर कारोबार करते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है, जो आप एफडी से ऊपर जाना चाहते हैं, और एफडी से थोड़ा यहाँ पे ज्यादा रहता है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, एंड एज वेल एज गवर्नमेंट होते हैं। और ट्रिपल ए कैटेगरी वाले पेपर्स रहते हैं, या डबल ए कैटेगरीज। जैसे आप कैटेगरीज नीचे जाओगे, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका रिटर्न बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पेपर्स होते हैं, और ये बेसिक इसकी मेजर कैटेगरीज है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, यहाँ पे 6 से 12 महीने के लिए यूज होता है। मनी मार्केट का फंड्स होते हैं, वो अप टू 1 ईयर्स होते हैं, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो 1 से 3 साल के लिए होते हैं। तो ये एक फंड्स है, मीडियम टर्म है, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स है, मीडियम लॉन्ग टर्म फंड्स है। तो ये काफी सारे फंड्स यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड। जो हाईएस्ट रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्रेडिट रिस्क फंड में जाते हैं, जहाँ पे पेपर ऑफ क्वालिटी नीचे रहती है, डबल ए कैटेगरी रहती है। और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो नए कॉर्पोरेट्स आए हुए होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और जहाँ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के फंड्स जो होते हैं, वो 7 साल तक के अभी अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये थोड़ा डेट मार्केट के अंदर ऐसे है, जैसे यहाँ पे भी एक आपको सिर्फ बैंकिंग के ही पेपर्स लेने हैं, तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स करके गिल्ड है, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल रहती है, जिनको कोई भी कॉर्पोरेट के ऊपर बैट नहीं लेनी है, और रिटर्न कम मिले तो भी चलता है, तो वो लोग गिल्ड फंड के अंदर जाते हैं। तो ये सब अभी 10 साल के लिए अवेलेबल है इंडिया के अंदर। तो ये थोड़े डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेब्ट फंड्स है। हाइब्रिड स्कीम्स की बात की थी हमने, तो यहाँ पे बेसिकली कंजर्वेटिव, बैलेंस हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड, डायनामिक हाइब्रिड बैलेंस फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्रेज फंड एंड इक्विटी फंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है जो हाइब्रिड फंड्स, तो वहां पे इक्विटी पोर्शन जो है 10 से 25% का है, यहाँ पे 25 से 90%
डेट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, बैलेंस में होता है वो जैसे मैंने बात की थी 40-60 तो एज पर मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर्स यहाँ पे 60 तक जा सकता है तो वो यहाँ 40 आ जाएगा, और उसको मार्केट बुरा लग रहा है तो वो 60 डेट में चला जाएगा, 40 इक्विटी में आ जाएगा, तो उस हिसाब से बैलेंस में जा सकता है। अग्रेसिव जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं यहाँ पे वो 65-80 इक्विटी रहता है, 20-35 डेट फंड्स रहते हैं, तो ये एलोकेशंस रहता है। डायनामिक एलोकेशंस में 0 to 100 यानी फंड मैनेजर कॉल लेता है कि उसको मार्केट बहुत बुलिश लगेगा तो वो 100% इक्विटी में चला जाएगा, और मार्केट बुरा लगेगा तो वो 100% डेट के अंदर भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये डायनामिक रहेगा। मल्टी एसेट्स फंड्स होते हैं तो वहां पे जैसे कि गोल्ड है, रिट्स है, इक्विटी है, ऐसे 3-4 एसेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ, या इंटरनेशनल इक्विटीज है, तो ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं तो वहां पे वो लोग काम करते हैं। आर्बिट्रेज फंड्स है जहाँ पे इक्विटी होता है बट उसको हेजिंग करके स्ट्रेटेजी के साथ वो लोग कारोबार करते हैं, तो एक आर्बिट्रेज फंड है। इक्विटी सेविंग स्कीम्स है जहाँ पे इक्विटी एलोकेशंस जो होते हैं वो लाइक ये आप लेके चलो बैलेंस हाइब्रिड के जैसे होता है, तो ये एक हाइब्रिड फंड की डिफरेंट कैटेगरीज है, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जिनको रिटायरमेंट के लिए ही चाहिए, तो यहाँ पे 5 साल का लॉक इन है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए ही चाहिए कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे 5 साल का लॉक इन रहता है। इंडेक्स फंड्स होते हैं वो इंडेक्स के साथ कारोबार करते हैं, और ईटीएफ्स ये क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, तो बड़े जो एचएनआईज है कि जिन लोगों को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है 50-100 करोड़ के ऊपर का, तो वो लोग कभी कभी इंडेक्स फंड को अप्रोच रखते हैं क्योंकि वहां पे कॉस्ट जो होती है वो काफी कम होती है। फिर फंड ऑफ फंड जहाँ पे दूसरी कंपनियों के फंड्स या ओवरसीज मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो लोग काम करते हैं, बट खुद की कंपनी वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते खुद की एनएवी के अंदर, वो दूसरे की एनएवी में काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एचडीएफसी का फंड ऑफ फंड है, तो वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के कोई स्कीम के अंडर में इन्वेस्टमेंट करेगा, एसबीआई के म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंडर में कारोबार करेगा, ऐसे डिफरेंट एएमसी की डिफरेंट स्कीम्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। यहाँ पे रिस्क, ये रिस्कोमीटर्स है, या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है वहां पे रिस्क है, और जो यहाँ पे कोई भी चीज कमिटेड नहीं है, तो ये रिस्क कैसे होता है ये है। जैसे कि इक्विटी स्कीम्स आप लोगे तो यहाँ पे आपको हाई रिस्क आएगा तो हाई रिटर्न रहेगा, यानी आप जितना इक्विटी पोर्शन आपका पोर्टफोलियो का ज्यादा जाएगा तो वो हाई रिस्क ही हो जाएगा पोर्टफोलियो आपका, तो हाई रिटर्न भी आपको आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो कैप ऑफ रिटर्न है वो माइनस से लेके प्लस में है, और कुछ भी है, जैसे कि आप देखोगे तो नाउडेज अदानी के शेयर्स काफी पॉपुलर, तो जिस हिसाब से उन्होंने ग्रोथ किया है तो एक साल के अंदर उन्होंने 400% तक के भी गेन हो गया है, तो वो हाई रिस्क की काउंटर हो गया, तो हाई रिटर्न भी आ गया। फिर मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, जैसे ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं जहां पे 30-70 50-50 60-40, तो 40% डेप्ट रहता है, 60% इक्विटी रहती है, तो आपका 40% वहां पे डेप्ट पेपर्स आ जाते हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, तो वो मॉडरेट रिटर्न देते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न माइनस से लेके प्लस में जाता है। 2020 का जो मार्केट फॉल आया उसके बाद जो तेजी आई, तो वहां पे इक्विटी मार्केट ने 100% से प्लस में रिटर्न्स दे दिए। आप अप्रैल टू अप्रैल काउंट करो तो काफी स्कीम्स ने 100% रिटर्न दे दिया, और आप बिफोर कोविड का रिटर्न देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न भी था, तो यानी यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न है। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न है, क्योंकि डेट पेपर रहते हैं जहाँ पे आप 40% जो होगे वो 5% से बढ़ेगा, और 60% जो होगे वहां पे इक्विटी का रिटर्न आएगा। फिर ये डेब्ट फंड्स है, लो मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न है, और लिक्विड स्कीम्स जो होती है 90 डेज के पास की होती है, 91 डेज की, और वहां पे वो पेपर्स जो होते हैं वो मैच्योर होने के लिए आते हुए हैं, तो वो पेपर्स की जो क्वालिटी होती है एकदम हाई होती है, और वो रिडम होके वो सीधा कैश में निकल जाता है, तो वो लो रिस्क एंड लो रिटर्न वाली प्रोडक्ट है। ग्रोथ ऑप्शंस है एंड डिविडेंड ऑप्शंस है। यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन होती है, जैसे कि आज समझिए कि आपने एक इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, और आप सुनते होंगे कि पीएसयू कंपनी जो होती है वो डिविडेंड
मास्टर होती है, कोल इंडिया काफी डिविडेंड देता है, एनएमडीसी काफी डिविडेंड देता है, तो वो डिविडेंड आता है तो वो अगेन कुछ अच्छे शेयर्स ले लेते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि आज आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो डिविडेंड के ऊपर भी टैक्सेबल डिविडेंड्स है, एंड आपको आज पैसे की जरूरत नहीं है तो वो री इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो टैक्स एफिशिएंट भी है और री इन्वेस्ट हो जाता है, तो नई एसेट्स वो डिविडेंड रिसीव होते हैं कंपनियों से, तो वो फंड मैनेजर उसको री इन्वेस्ट करके नई एसेट्स आपके लिए परचेज करता है। जबकि डिविडेंड ऑप्शंस होते हैं तो वो लोग जो भी डिविडेंड्स रिसीव करते हैं वो इवेंचुअली वो आपको पास करते जाते हैं, और उसके ऊपर वो आपको टैक्स भी भरने का आ सकता है, यानी अभी डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल है तो वो आपको टैक्स भी भरना पड़ सकता है। तो यानी ओवरऑल ग्रोथ ऑप्शन इक्विटी के अंदर सबसे बेस्ट है, और डेब्ट के अंदर भी आप ग्रोथ ऑप्शन में जाओगे तो वो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट है। फिर मोड ऑफ इन्वेस्टिंग है, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, अच्छी खासी सैलरीज होती है, एंड वी कम फ्रॉम द वेल टू डू फैमिलीज, तो हमारे पेरेंट्स को हमारी सेविंग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो ऑलरेडी आपके पास काफी पैसे जमा भी हो चुके होते हैं, तो जो आज तक आपने सेव किया हुआ है आप उसको आज ही इन्वेस्ट कर देते हो, जितना आपने कमाया हुआ है उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर अदरवाइज आपके फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या कोई एसेट सेल्स करके जो बड़ा पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो है, आप काफी लोग ईएमआई का नाम सुना हुआ होगा, ऐसे एसआईपी है जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। जैसे कि आप सब सैलराइज है, तो सैलरी में क्या होता है कि अपने को पता ही होता है कि फिक्स पोर्शन जो है वो मेरा नॉन यूज रहने वाला है, बैंक के अंदर बैलेंस की तरफ पे रहने वाला है, तो आप जो आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन एज एडवांस आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और सिस्टमेटिकली आपको पता है कि मैं नेक्स्ट और 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स जॉब करूंगा, तो ये जो सरप्लस आने वाले हैं मैं उसको फ्यूचर का प्लान करके अभी से जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसको सिस्टमेटिक प्लान कहलाता है। जो गोल बेस्ड प्लानिंग करने के लिए और या फ्यूचर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए लमसम प्लस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट दोनों करके चलना वो एक अच्छी रणनीति है। फिर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं, कि जैसे कि आज आपको मार्केट काफी बढ़ा हुआ लगा तो आप इक्विटी से निकल के डेप्ट में आओगे, और डेप्ट से लेके आप इक्विटी में आते हो, तो वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर कहलाता है। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर आपका वेटेज ज्यादा है और आपको लार्ज कैप के अंदर वापस स्विच होना है तो आप उसको सिस्टमेटिक ट्रांसफर कर सकते हो। तो यानी एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर करके एक टूल है, तो आप यानी सेम एएमसी के अंदर डिफरेंट जो कैटेगरी के प्लान्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड फंड्स, तो ऐसे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स के अंदर एंट्री लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इंटर स्कीम चेंजेस, जैसे कि आप लार्ज कैप फंड के अंदर हो अभी इन्वेस्टेड और आपको अभी लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा करने वाला है, तो वो आप स्विच करो, वो एक आप कर सकते हो। तो मोटा मोटी ये एक आपको दिखाया कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है, यहाँ पे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आज तक की सेविंग्स है और ऑलरेडी बड़ा पैसा आपके पास सेव हो चुका है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो यहाँ पे आपको जो भी सैलरी पोर्शंस रहता है उसको आपको इन्वेस्ट करना है और आज से ही कमिटेड हो जाना है कि मैं मेरी सेविंग्स जो सैलरीज आएगी उसमें से 30 to 40% सेविंग्स करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। तो यहाँ से आपके गोल जो होते हैं वो डिराइव होते हैं एंड आप जो बेसिकली आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाना चाहूंगा। एक ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, और एक मैं आपको दूसरी चीज दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आपको ये डेटा देखने का है सबको, और ध्यान से देखिए ये डेटा। ये एक एग्जांपल है, ये एसआईपी अमाउंट है। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो। So your screen is not visible of the amount and the data. We can see your slides right now. Just a second. Now it's visible? No, sir. Still, we can see the presentation only.
Just a second. Yeah, For sure. a few seconds. Is it visible now? No, sir. I guess. Just a second. you- I have to change the. Just a second. I got it. Yeah. Got it. Now. Yes, it's visible. Yes. This is SIP amount 10,000 rupees. ठीक है. और आज आपकी कंपनी में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपकी एवरेज सैलरी आप लेके चलो कि अराउंड 3.5-4 लाख के आसपास की है, तो आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो तो साल के 1,20,000 रुपए होते हैं. मेरे हिसाब से आपको आपकी सैलरी का अराउंड 35 to 40% सेव करना चाहिए, जो बिलो 5 लाख के आसपास है. और जिन लोगों की 5 लाख के ऊपर की SIP अमाउंट है, उन लोगों को अराउंड मिनिमम 30% सेव कर रहे, वो अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. 10,000 रुपए की SIP जो है वो एक ली हुई है, और यहाँ पे एक रेट लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है कि अगर 5% आया तो क्या होगा, 8% आया तो क्या होगा, 12% आया तो क्या होगा, एंड 15% आया तो क्या होगा. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए और 20 साल के लिए. और ये जो अमाउंट है वो सब लैक्स के अंदर है. यानी अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने 10,000 की SIP 10 साल के लिए किया और आपको 5% के हिसाब से रिटर्न आया, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट बनता है वो 15,50,000 का बनता है. और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 12 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है. एंड आपका जो टोटल जो सेविंग्स का जो रिटर्न आएगा विथ रिटर्न इंटरेस्ट, जो 15,50,000 के आसपास आएगा. यही चीज आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40,75,000. और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा अराउंड 24 लाख. तो आपका 24 लाख रुपए इन्वेस्टेड होगा और यहाँ पे 40 लाख के आसपास का आपका फंड बनेगा. यानी मोटा मोटी कहने की बात कि अभी जो FD के रेट चल रहे हैं उस हिसाब से आप कंपेयर करो. अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना है और आप ये डेट प्रोडक्ट के साथ जाते हो तो ये आपका रिटर्न बन सकता है. फिर आप मोटा मोटी बैलेंस फंड एंड हाइब्रिड फंड्स के साथ जाते हो तो वहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते हैं इन लॉन्गर रन वो 8 से 12 की रेंज में रहते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका ओवरऑल जैसे कि आपने खुद हाइब्रिड फंड भी खुद लोग करते हैं कि नहीं, मैं मेरी सेविंग्स जो है उसमें से जो 10,000 रुपए तो मैं खुद उसमें से महीने की 3,000 या 5,000 का मैं MIP करूंगा, मंथली इनकम प्लान करूंगा थ्रू बैंक, एंड थोड़ा 5,000 रुपए की मैं इक्विटी SIP करूंगा. तो ये ऐसे करोगे तो आपको डेट के अंदर 5% रिटर्न आएगा, इक्विटी के अंदर आपको 12% रिटर्न आया, तो नेट नेट मिला के आपका वो 8% के आसपास हो जाएगा. तो ये अदरवाइज आपने 100% इक्विटी पे भी किया बट आपका मार्केट खराब चल रहा है, तो इन लॉन्गर रन अगर आपका पोर्टफोलियो 8% से बढ़ा तो आपका इवेंचुअली जो 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड होगा 10 साल के लिए, उसका 18 लाख हो जाएगा और यहाँ पे 57 लाख हो सकता है. तो आपको आपका रिटायरमेंट देखने का है. अगर आप आज 25 साल के हो और 20 साल के बाद आपको रिटायर्ड होना है तो ये रुपए में आप रिटायर्ड हो सकते हो, आपको वो सोचने का है. फिर आपका पोर्टफोलियो समझिए कि आपने काफी अच्छे इन्वेस्टर्स थे तो आपने 12% के आसपास रिटर्न पे पहुंच गए, तो आपका 20 साल के अंदर आपका 1 करोड़ के आसपास सेविंग्स हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो टोटल है वो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और 92 लाख आपका बनेगा. और आपको ये चीज यहाँ पे देखने की है, आप सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और एवरी मंथ कर रहे हो, ना कि एक साथ आपको 24 लाख जा रहे हैं. ये टोटल साइकिल 20 साल के अंदर आपके 24 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं और यहाँ पे आपको बनते हैं कितने, 92 लाख. फिर आपका ये 15% के ऊपर आपका जो रिटर्न आ गया तो ये आपके लिए वंडरफुल रहेगा, वो काफी हैंडसम रिटर्न है. और यहाँ पे आपका 24 लाख रुपए जो है
वो 1,32,00,000 के आसपास भी बन सकता है। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है कि अगर आप अर्ली इन्वेस्टिंग करोगे एंड लॉन्ग टर्म मेंटेन करोगे तो आपको 1,32 तक भी आप पहुंच सकते हो, और इवेंचुअली ये जो 1,32 तक भी आप पहुंचोगे तो आफ्टर दैट आप 20 साल के बाद रिटायर भी हो जाओगे, और यहाँ पे आपका 5% के हिसाब से रिटर्न आता रहेगा। तो आपके जो रिटायरमेंट प्लानिंग एंड आपके जो डे टू डे एक्सपेंस है वो आप जो कहते हैं सर्व कर पाओगे। अब एक मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर ये चीज आप 30,000 रुपए से कर रहे हो, अगर काफी जो हो गए आपके वहां पे कि जिन लोगों की सैलरी 5 लाख 6 लाख रुपए है और घर के अंदर कोई भी पैसा नहीं देने का रहता है, अगर वो अर्ली इन्वेस्टिंग करते हैं और अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप 30,000 के आसपास की मंथली एसआईपी करा लो। तो ये जो फिगर्स लिखी हुई है वो करोड़ के अंदर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20 साल के लिए आप 30,000 की एसआईपी मेंटेन कर लेते हो। अगर फॉर्चुनेट बन गया और आपका वो 15% रिटर्न आ गया, तो आपका कॉर्पस है वो 4 करोड़ रुपए हो जाएगा, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आपको रेगुलर आपके जॉब के अंदर ध्यान देना है, अच्छी प्रोडक्टिविटी करनी है, और आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर यहाँ पे बढ़ाता जाएगा। तो ये कैलकुलेटर है जहाँ पे अगर आपने 30,000 रुपए की इन्वेस्टिंग की, तो मेरे हिसाब से आज तो काफी अपने सब जो वेल्दी फैमिली से आ रहे हैं और सेविंग और हैबिट अभी से जो लगा देंगे, तो इवेंचुअली इन लॉन्गर रन अगर आपका पोर्टफोलियो आपने मिनिमम 15 साल एंड 20 साल के बीच में इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखते हो, एंड 12 से लेके 15 साल तक 15% के बीच में आपका रिटर्न आ जाता है, मोटा मोटी आप ये जो मैंने फिगर्स लिखी हुई है वो आप एक मिनिमम आप पोर्टफोलियो के अंदर अचीव कर पाओगे इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो 4 फिगर्स है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप मोटा मोटी आपका ऐसा एक गोल प्लान बना लीजिए जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए मिनिमम 15 से 20 साल का, तो आप अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हो। क्योंकि आगे जाके एआई भी आ रहा है, तो एआई जो है वो जो चैलेंजिंग भी है ओवरऑल आपके लिए, तो अभी से इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक आप बेनिफिशियरी रहेगा। अभी ये तीसरा केस है एसआईपी के बाद का, ये लमसम का केस है। अगर आप मान लो कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं एक देखना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करती है या क्या क्या है, कैसे रिटर्न्स आते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है और आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया आज, जैसे आपके पास ऑलरेडी सेविंग्स पड़ी है और चलो लेट्स डू कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, बट मैं मेरे पास आज एक फिक्स 10,000 रुपए पड़े, मैं एक सेविंग्स करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10,000 रुपए जो है आप 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, और फॉर्चुनेटली आप 15% आ गया तो आपका यहाँ पे 1,63,000 रुपए बन सकता है। तो अर्ली इन्वेस्टिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि व्हाई टू अर्ली इन्वेस्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक अर्ली इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो दिखेगा। तो आपका जो 10,000 रुपए आज आप बचाते हो, तो वो 20 साल के बाद वो 1,63 भी हो सकता है, या आप लेके चल सकते हो कि 96, यानी आज का 10,000 रुपया जो है आपका 20 साल के बाद अराउंड 1 लाख रुपीस बन सकता है। तो आज आप सेविंग्स करो, और आईफोन की जगह पे आप सैमसंग का या दूसरा कोई फोन यूज कर लोगे, और ऐसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर लोगे तो भी आपको काफी बेनिफिट हो सकते हैं। तो व्हाई टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये आपको बेसिक रीजन दिखा दिया कि आपका 10,000 रुपए जो होते हैं, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टर रहते हो तो 40,000 बनते हैं, और वही चीज आप 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हो, वो 40,000 जो है वो 5 साल के अंदर ही डबल हो जाता है। और अगर आप 20 साल के लिए रहते हो तो वो सीधा उससे भी डबल होता है। तो यानी व्हाई टू इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो जो लास्ट ईयर होता है वहां पे ही आपको सबसे ज्यादा गेन आता है, नंबर 1। और जैसे ही आप बड़े पीरियड के लिए छोटे कॉर्पस से भी इन्वेस्टेड होगे जैसे, तो भी आप एक आपका बेसिक गोल जो है वो अचीव कर लोगे। अगर आपके पास अभी मान लीजिए कि 1 लाख रुपए अवेलेबल है और आपने एक ही टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका 16 लाख भी बन सकता है या 10 लाख भी बन सकता है। यहाँ पे कोई भी रिटर्न यहाँ पे जो दिया गया है वो एक जस्ट
स्टडी करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे कोई कमिटेड रिटर्न नहीं है और यहाँ पे जो भी रिटर्न आएंगे वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आएंगे और टाइम चेंज होने के बाद आएंगे। नाउ व्हाई टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, ये सबसे बड़ी चीज है। ये तो अभी आपने म्यूचुअल फंड समझा या इन्वेस्टिंग करना समझा, बट व्हाई टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड व्हाई टू इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली। तो बेसिकली देखिए, आज आप देखोगे तो इंडिया एंड चाइना जो है वो सेम पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की 130-32 करोड़ 35 करोड़ की पब्लिक है, जबकि चाइना की 150 करोड़ की आपकी आसपास की पॉपुलेशन है। वहां पे एक महीने के अंदर अराउंड 22 लाख जितनी गाड़ियां बिकती है, जब इंडिया के अंदर 6 लाख के आसपास की गाड़ियां बिकती है। आप देखोगे तो जो इंडिया के अंदर एवरी मंथ 1 लाख जितने एसी बिकते हैं, वहां पे 7 से 8 लाख के ऊपर के एसी बिक रहे हैं। आप इंडिया में देखोगे तो एवरी पर्सन जो है वो महीने में एक बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है। वहां पे एवरी मंथ जो ईच एंड एवरी चाइनीज पीपल है, एवरेज ऑर्डर्स जो होते हैं महीने के 10 के आसपास ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो रही है। तो आगे जाके जिस हिसाब से कंजम्पशन स्टोरी चेंज हो रही है और जीडीपी, अभी आप देखोगे तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 2.8 ट्रिलियन के आसपास की है और अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने ये जीडीपी का टारगेट जो रखा है वो 5 ट्रिलियन का रखा हुआ है। अगर आप मान लीजिए ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उन्होंने 5 साल के अंदर टारगेट रखा हुआ है, अगर वो 5 साल की जगह पे 6 या 7 साल में भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिर्फ एक ही चीज है, अगर ये 2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो जाती है तो जीडीपी टू मार्केट कैप करते हैं तो वो 1.7 टाइम तक भी जाती है। तो अगर 5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी हो गई तो इंडियन इक्विटी जो लिस्टेड है उसकी वैल्यूएशन जो होगी वो अराउंड 7.5 टू 8 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी आज लिस्टेड इक्विटी की जो मार्केट कैप है वो 1:1 जीडीपी चल रही है, वो 1:7 के आसपास चली जाएगी और मार्केट कैप जो है यहाँ से भी 3 गुना मार्केट हो जाएगा। ये विजन रखे हुए 2 साल हो गए, अगर ये 5 साल में कंप्लीट करने का था, उसके जगह पे 4 साल पे भी कंप्लीट होता है। यानी इंडियन इक्विटी मार्केट एक ग्रोथ के अंदर है। तीसरी चीज, अभी जिस हिसाब से रशिया एंड यूक्रेन के बीच में टसल हो रही है, तो आप देखोगे तो इसके वजह से कोई आज यूरोप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जो अभी श्रीलंका है वो डिफॉल्ट पे आ रहा है, पेरू जो है साउथ अमेरिका में वो डिफॉल्ट के आसपास आ रहा है, और पूरा अफ्रीका जो था वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर काफी प्रॉब्लम्स है, एक्सेप्ट यूएई एंड सऊदी अरबिया छोड़ दो तो वहां के बाकी की दूसरी कंट्रीज में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे टेम्पटिंग जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया है, आफ्टर चाइना एंड यूएस। ये 2 कंट्री को छोड़ के बाद में सबसे ज्यादा जो टेम्पटिंग कंट्री है जो वो है इंडिया। नंबर 4, जहां पे एस्पिरेशन लेवल्स इंडिया के इतने बढ़ रहे हैं कि आज आप चाइना के अंदर देखोगे तो चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो अराउंड $12,000 के आसपास है, यूएस के अंदर अराउंड $65,000 के आसपास है, जबकि इंडिया की अभी $2,200 के आसपास है। यानी एक अमेरिकन इज इक्वल टू 35 इंडियंस है आज। तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ेगी तो इंडिया जो है बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। और अभी आप देख रहे होंगे, मुझे आप बोलोगे कि एक एफआईआई नेट सेलर है लास्ट 6 महीने से, ये महीने में उन्होंने 25-26 हजार करोड़ का सेल कर दिया। आप सिर्फ एफआईआई डेटा देखते हो, एफडीआई के अंदर भी उनका काफी पैसा आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर वो लोग 2000 के आसपास से एफआईआई जो है वो इन्वेस्टेड है। थोड़ा अभी इक्विटी मार्केट के अंदर जैसे ये वॉर चल रही है, इन्फ्लेशन हाई है और कमोडिटी प्राइसेस चल रही है, तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं कभी थोड़ा पैसा जो है वो पुल बैक करते हैं, तो वो थोड़ा मेजर इश्यू नहीं है। आज भी इंडियन रिटेल से ज्यादा एफआईआई का होल्डिंग इंडिया के अंदर ज्यादा है। आप टोटल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है पूरे इंडिया की लिस्टेड कंपनीज की देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के बाद डीआईआई एंड एफआईआई इन्वेस्टेड है अभी, और रिटेल इन्वेस्टर्स का अभी भी जो हैंड है वो काफी वीक है। तो काफी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड सीधी बात, जो ये 1.7 टाइम टू जीडीपी मार्केट कैप हो जाता है तो यहाँ से जो मार्केट है वो 3 से 4 गुना भी हो सकता है इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
तो जो आप 5 से 10 साल के ऊपर के लिए विजन से लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री नंबर 1। और आफ्टर आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर जैसे इंडिया ने मैनेज किया है तो माइट भी ऐसा कोई मैनेज नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। नाउ लब्धि आप फॉरम को ओपन कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। Okay, so we have received one question in the chat box. Okay, it's just Krupal asking. Okay, if anyone have any questions, they can unmute themselves and ask. Okay, hi Rajan, Mukul this side. Hi. I have a question that if I buy a home and I'm a co-applicant in the loan, can I avail the tax benefits for that? Show it as my investment. If your loan amount and interest portion, so if you are claiming your interest portion, then you go for open-ended schemes. So there is not compulsive कि आपको ELSS ही करना चाहिए। आप हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी आप ATC के अंडर डिडक्ट करवा सकते हो। Okay, मतलब actually I want to focus on that I'm a co-applicant, मतलब हाँ, को एप्लीकेंट भी कर सकता है, बट आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आपने जो फंड जैसे कि आप को एप्लीकेंट हो, आपकी वाइफ के अंदर से पैसा जा रहा है, तो इंटरेस्ट का जो पोर्शन वो डिडक्ट करेंगे तो वो ही आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बेटर कि आप आपका और आपके जो को एप्लीकेंट है दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लीजिए और वहां से पैसे आप डिस्बर्स कीजिए EMI में। तो आप इजी टू आप एक्सप्लेन कर पाओगे आईटी ऑफिसर्स को, या कभी भी कोई स्कूटी नहीं आई तो वो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये हमारा जॉइंट अकाउंट था और हम लोगों ने दोनों ने साथ में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और यहाँ से मेरा इतना पोर्शन बन रहा है, इनका इतना पोर्शन बन रहा है और दूसरा एग्रीमेंट हो चुका है तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये ऐसे आप कर सकते हो। Okay, thank you, Rajan. आप क्वेश्चंस पूछिए, तो आप पूछोगे तो समझ जाओगे थोड़ा ज्यादा इक्विटी मार्केट। Okay, so we have got few questions in chat box. So I'll read it out for you. Which Yes, is the best mutual funds for ELSS? ELSS के लिए काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हर एक AMC के पास एक ही ELSS स्कीम्स होती है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नाउडेज में ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हो, मिड कैप एंड स्मॉल, थोड़ा हायर मिड कैप जैसे ELSS में जा रहे हो, तो कोटक का म्यूचुअल फंड्स जो है टैक्स सेवर वो काफी अच्छा है। और हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक स्कीम रहती है, उसके अंदर आप ELSS ले सकते हो। बट ELSS लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पैसे 3 साल के बाद फ्री हो जाते हैं। नंबर 1, यहाँ पे जो गेन आता है वो इक्विटी का गेन आता है। अगर आप PPF करोगे तो आपको 6-7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 15 साल का लॉक इन रहेगा। जैसे कोई होम बायर है तो वो थोड़ा कंपनसेशन वो EMI के इंटरेस्ट के ऊपर ले सकता है। बट अगर सबको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरे हिसाब से जितने आप एसेट लाइट रहोगे उसके लिए ELSS इज अ बेस्ट ऑप्शन। और कोटक का और कैनेरा रोबेको का अच्छा काम कर रहा है। Next question is, if I invest in SIP, is there any guarantee that I would get my invested amount back no matter what happens to the market? अगर इसमें आपने इक्विटी ऑप्शंस लिया हुआ है तो आपका कोई गारंटी नहीं है, ना रिटर्न की गारंटी है ना कैपिटल की गारंटी है। यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एग्जैक्टली कैसा है कि एवरी मंथ किए जा रहे हो, तो वो यहाँ पे रुपी सम एवरेजिंग होता है कि मार्केट खराब होगा तो आपको यूनिट्स ज्यादा आएंगे, मार्केट अच्छा होगा तो आपको
जो NAV है वो ऊपर जाएगी। तो जब खराब मार्केट होगा, आप कोई भी चीज को एनालाइज करने जाओगे तो वो आपको खराब दिखेगी। अच्छा मार्केट है और आप एनालाइज करने जाओगे तो आपको अच्छा दिखेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने SIP में किया और 10 साल हो गए हैं और आपको रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 साल और वेट कीजिए। जब मार्केट अच्छा है और आपका प्रोजेक्टेड टारगेट है कि जैसे कि मेरे को 8% CAGR रिटर्न आना चाहिए, 12% CAGR रिटर्न आना चाहिए, तो आप नेक्स्ट 10 साल हो गए, रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, पर आगे 2 साल देखिए। अगर वो आ जाता है तो वहां पे आप वो स्कीम को क्लोज कीजिए और आपका ऑब्जेक्ट है उसको सर्व कीजिए। Is NPS investment good option? NPS इन्वेस्टमेंट इज अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे आप 1.5 लाख के ऊपर की 50,000 की एक लिमिट मिल जाएगी, तो वहां पे आपको एक टैक्स बेनिफिट भी हो जाएगा। जिन लोगों का 10 से 15 लाख ऊपर की सैलरी है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो वो लोग NPS करना चाहिए। और सेविंग्स की हैबिट यहाँ पे आपकी इम्प्रूव भी होगी और रिटायरमेंट के लिए आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। और यहाँ पे आपको बैलेंस फंड जैसा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस है, एक इक्विटी का है और डेब्ट का है, तो वहां पे आप मिक्सर बना सकते हो। तो आपको बैलेंस फंड जैसा 50-50 जैसा कर सकते Next question is, should we go for PPF for long-term investment? हो। PPF में पहले आप 2003, 4 या 5 में लोग PPF में ज्यादा से ज्यादा थे। उसकी बेसिक रीजन ऐसा था कि वहां पे उस टाइम पे PPF में रिटर्न ज्यादा थे और लोग एक इक्विटी मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं थे, तो इक्विटी मार्केट के ऊपर भरोसा कम था। नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम पे अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल नहीं थे। नाउडेज आपके पास काफी कुछ चीजें अवेलेबल है और यहाँ पे मैंने रिटर्न दिखाया है। अगर आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अराउंड जैसे कि यहाँ पे 10,000 का केस दिया हुआ है, तो 5% के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो 26,000 आ रही है। और थोड़ा आप रिस्क ज्यादा लेते हो और अच्छे रहा आपका कॉल और 12% आ गए, तो आपके 10,000 की वैल्यू 96,000 भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा आप एक अच्छी कंपनी और अच्छे सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की जाओ, और PPF जैसे से जगह पे आप थोड़ा ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में जाओगे तो काफी बेटर ऑप्शन है। बाकी PPF भी कर सकते हो। Okay. And next question is, what is the procedure of getting the money of matured ELSS fund? कुछ नहीं है, जैसे ही आपका ELSS मैच्योर्ड हो जाता है तो वो आपका वही स्कीम के अंदर कंटिन्यू रहता है। एल्स आप कभी भी उसको स्विच करके दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो, यानी दूसरी स्कीम में जा सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। विड्रॉल करने के लिए आप जैसे ही आपने जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, आप बोलोगे कि मुझे वो फंड वापस चाहिए, विड्रॉल में आपको वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा, OTP आएगा, आपको OTP देना पड़ेगा। नेक्स्ट T+2 के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। हेजल फ्री वर्क है। ELSS एंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड देयर इज नो चेंज, एल्स सिर्फ लॉक इन रहता है ELSS के अंदर। आज आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो 3 साल चलेगा लॉक में, और वहां पे भी आप SIP के थ्रू या लमसम दोनों ELSS के अंदर कर सकते हो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक OTP देना रहेगा और T+2 के बाद आपको पैसा वापस आ जाएगा। PPF के अंदर तो आपको लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर सर फंड डायरेक्ट हो, अगर किसी के थ्रू नहीं हो, तो फिर उसका भी उसके लिए क्या ट्रांसफर फंड है? सेम प्रोसेस सबके लिए सेम रहता है। अगर आपने किसी के थ्रू किया है तो वो आपको गाइड करेगा, आपके बिहाफ पे भी वो लोग आपका डेटा यूज करके वो आपको ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू, आप जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी जो ऐप है उसके थ्रू आप कर सकते हो, और रजिस्ट्रार जो है उनकी भी ऐप से आप कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। एंड अहमदाबाद सिटी में सबकी ऑफिस भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन विजिट करके भी करना है तो आप सिंपली सिग्नेचर करके स्टेटमेंट पे देने का है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2 दिन के बाद। थैंक यू सर। So one more question is, which is the best option to invest in mutual fund? Is it through app or any of the bank? बैंक के थ्रू नहीं करना चाहिए, बेसिकली ऐप के थ्रू भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे
देखिए जो भी इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग के अंदर आपको एक एडवाइजर होना जरूरी है। मैं एक थोड़ा सा एक केस समझाना चाहूंगा कि अर्जुन भी एक काफी अच्छा धनुर्धर था और काफी अच्छा योद्धा था, बट उसको भी एडवाइजर के लिए एक रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने कृष्ण को उनका एडवाइजर अपॉइंट किया था और वो बैटल जीत गए। जबकि दुर्योधन भी एक अच्छा योद्धा था और उसके पास भी काफी अच्छी स्किल्स थी, पर उन्होंने बैड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिलेक्ट किया तो वो वॉर हार चुके। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या होता है कि एक जर्नी है। इन्वेस्टिंग आज करना है या कल करना है ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको डिस्कशन करना पड़ता है। तो डिस्कशन आप किसके साथ करोगे? कि जो प्रोफेशनल होगा उसके साथ करोगे, तो वो आपको इजीली समझा पाएगा और वो आपको जर्नी इजी कर पाएगा। जैसे कि आप एक आपको कोई बुखार आया है, तो आप केमिस्ट के पास जाओगे फार्मेसी पे, तो वो भी आपको दवाई देने के लिए बैठा है, वो आप बोलोगे तो दे देता है। बट आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको क्या करेगा? डायग्नोस्ट करेगा, वो आपका रिपोर्ट निकलवाएगा ब्लड सैंपल्स के, और उसके बाद वो आपको एक एडवाइस करेगा कि आपको यही खाने की है। अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी दवा देगा, वायरल इन्फेक्शन की भी दवा देगा, और वो आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। डायरेक्ट वो आपका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा, कोई भी आदमी को इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो तो पहले एक अच्छा उनको एक एडवाइजर अपॉइंट करना चाहिए। इंडिया के अंदर एक अच्छी चीज है, एक ही है कि आजकल कोई एडवाइजर फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग आपको उनके अंडर में इन्वेस्टिंग करने का बोलेंगे, तो आप उसके अंडर में काम कीजिए और यहाँ से आप काम कर पाओगे। बैंक के थ्रू आप करोगे तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जॉब का चेंज काफी लोग कर लेते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका, अगर आप वॉक इन गए तो आपको एडवाइजर आपको एडवाइस कर देगा, बट वो आपको 2 साल के बाद छोड़ के चला जाएगा। और ये जर्नी जो है, आप मेरे हिसाब से जो सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, आज आपकी एवरेज सैलरी 4 लाख की है। मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं अगर 10% CAGR की भी लेके चलूं, तो आप 10 से 15 साल के अंदर 15-20 लाख की सैलरी के ऊपर चले जाओगे। तो आपको तो इवेंचुअली आगे जाके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए एडवाइजर हो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। और जो एडवाइजर होते हैं ना, वो आपको जब पैनिक वाला माहौल आता है उस टाइम पे काफी हेल्प करते हैं कि आपको अभी एग्जिट नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, आपको यहाँ जैसे कि पीक आ जाता है वो एग्जिट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो काफी रोल रहता है एडवाइजर का। तो आप एडवाइजर थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ होगी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ जर्नी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। Okay, so we'll take last two question, I guess. So one question asked is, what should we do? Should we buy directly stocks or go for mutual fund? मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड करना चाहिए, क्योंकि आप एक इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर एंट्री कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आप स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे। अगर आप मान लीजिए कि 10-20 हजार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे एक आपको मैन्युअली हर महीने को एक ट्रांजेक्शन ट्रेड क्रिएट करना पड़ेगा और वहां पे डिसिप्लिन नहीं रहती है। काफी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो प्रॉफिट आते हैं तो बुक हो जाते हैं और लॉस वाला स्टॉक रह जाता है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं मिलता है। जैसे कि आप आपके पास 10,000 का सेविंग्स है या 20,000 का सेविंग्स है, तो आप वहां पे रिलायंस के सिर्फ 10 शेयर भी नहीं ले पाओगे, तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जैसे कि आपको TCS का शेयर लेना है, 4,000 रुपए का रेट चल रहा है, तो आप एंट्री बैरियर्स काफी है। तो मेरे हिसाब से जो लोग ने कभी भी डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग नहीं आता है कि कैसे स्टॉक के अंदर एंट्री करनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, वो चीज नहीं आती है, तो बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड करो। म्यूचुअल फंड से आपकी विजिबिलिटी काफी इंक्रीज होगी और आपको लॉस भी कम आएगा, गेन भी कम आएगा, बट इवेंचुअली आपकी जर्नी सेफ रहेगी और आप आपके टारगेट तक पहुंच पाओगे। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों के पास स्किल नहीं है वो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट ना कीजिए। Okay, there are a few more questions, but I guess we'll take just one more. That there is a question that what is your thought on investment in property or gold or equity share? Which should we go with?
देखो ऊपर का एक क्वेश्चन है, इज एसआईपी टैक्सेबल? यस, ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल, डेट इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल के ऊपर का होता है, वहां पे 10% का टैक्स है, और शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसका 15% का टैक्स है, और ऐसे ही डेट के अंदर थोड़ा टैक्स ज्यादा है। तो एसआईपी टैक्सेबल है। नंबर 1 लमसम भी टैक्सेबल है। फिर So ये आया प्रॉपर्टी वर्सेस गोल्ड वर्सेस इक्विटी। अब प्रॉपर्टी है, देखो आज तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं सिंधु भवन के ऊपर जाके एक अच्छा सा प्लॉट ले लूं या कोई अच्छा सा बंगलो ले लूं, बट वहां पे टिकट साइज बैरियर है। आप वहां पे आज 2.5 लाख रुपए वहां पे चली गई है, मुझे आप बताइए आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे प्रॉपर्टी के अंदर? जिस हिसाब से अहमदाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी राइज हो रही है, आज एवरेज फ्लैट की जो कॉस्ट है 50 लाख से लेके 3 करोड़ के आसपास आ चुकी है। मेरे हिसाब से अगर आप सैलराइज पर्सन हो तो आपको प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे लोगे वो आपको 2 से 3% रेंट के ऊपर मिल जाएगी। आप 50 लाख या 1 करोड़ का फ्लैट जो है वो आपको महीने में 15,000 से 20,000 के रेंट के ऊपर मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी तो काफी, अभी तो एंट्री बैरियर काफी है टिकट साइज के हिसाब से, तो प्रॉपर्टी तो आप कर भी नहीं पाओगे काफी लोग, और करोगे तो उसमें एग्जिट रूट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक एंड यूजर्स के लिए है, आप उसके अंदर तेजी मंदी नहीं खेल सकते हो। एक्चुअल में आपको यूज करना है तो ही लीजिए, ना सेकंड होम के लिए या ना के आगे जाके मैं उसका अप्रिशिएशन आएगा उसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोन रेट है वो 6 to 7% के बीच में आ गए हैं, तो यहाँ पे अप्रिशिएशन होना प्रॉब्लमेटिक है। और प्रॉपर्टी लोगे तो वहां पे आपको मेंटेनेंस एंड डैमेज प्रॉपर्टी पे लगेगा, वो एक एडिशनल है, और रेंट पे दोगे तो उसके अंदर भी वो टैक्सेबल इनकम है। फिर गोल्ड, गोल्ड जो है वो एंटी इन्फ्लेशनरी प्रोडक्ट होती है कि जहाँ पे अपने को कोई रिटर्न नहीं आता है, और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए ये होती है, और इसको गॉड्स करेंसी के तरह पे जाना जाता है कि पूरा विश्व समाप्त होने आता है तब जाके गोल्ड की डिमांड आती है। आपको लग रहा है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर विश्व समाप्त होने वाला है, तो आपको गोल्ड के अंदर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक सिर्फ वेडिंग के लिए है कि जो फीमेल्स को थोड़ा टेम्पटिंग रहता है, वो बेसिक कंजम्पशन के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। इक्विटी जो है वो एक आप देखोगे ना तो ये एक ग्रोथ एसेट क्लास है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो भी कंपनी में अभी काम कर रहे हो आप देखोगे तो वो कंपनी जिस हिसाब से बढ़ रही है वो इक्विटी है। वहां पे जो फंड्स लगे हुए प्रमोटर्स के, तो आप देखोगे कि उन्होंने कंपनी जो चालू की थी 10 एम्प्लॉय से चालू की थी, आज 1000 एम्प्लॉय तक पहुंच गई है। ये ग्रोथ है। आप टीसीएस देखोगे तो टीसीएस की आज मार्केट कैप जो है वो 13-14 लाख करोड़ के आसपास आ चुकी है, रिलायंस की 18 लाख करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो वो कंपनियां ग्रोथ करती है, वो ग्रोथ के अंदर क्या करते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है वो मैक्सिमाइज करती है, डिविडेंड भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से इक्विटी जितना सिर्फ अच्छा कोई एसेट क्लास ही नहीं है। और डेट होता है, डेट भी रिस्की होता है। अगर आपने देखा होगा यस बैंक के अंदर एफडी भी लॉक हो गई थी। इंडिया के अंदर डेली 2 जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक वो भी बंद होते हैं। तो मेरे हिसाब से इक्विटी शेयर्स के साथ जाना एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। okay, and I guess there are few questions which are एक related दो to investments. So what I would feel, sir, as you have already shared your mobile number, can we connect with you and या discuss श्योर, about the same? आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी योर क्वेरीज। आई विल कम बैक टू यू एंड आई ट्राई टू गिव यू बेस्ट सॉल्यूशंस। आप 5,000 की एसआईपी से शुरू कर सकते हो, आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हो और अमाउंट कम भी कर सकते हो, और जहां पे भी आपने एसआईपी चालू की है वो बंद भी कर सकते हो, दूसरे प्लान्स भी चालू कर सकते हो। कोई इश्यूज नहीं है। एसआईपी के अंदर सिर्फ 1 महीने का रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन का टाइम रहता है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। और एसआईपी में आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सपोज मान लीजिए कि आज आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट डे भी आपको विड्रॉल करना है तो कर सकते हो। Okay, so for those who really want to connect with Sir and get few details more in detail about the investments, you can ping him on his number. It is already shared on our group. So you can go and check and connect with him, and he would be a great help to you and will help you into your
journey of investment. And before we just sign off and do the thanks, vote of thanks, I would request everyone to just switch on your camera so that we can take a picture with sir and upload it on our LinkedIn platform. Thank you so much everyone to bear me and listen me. और आई होप कि आप सबकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी अच्छी जाए एंड मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को जितना भी मैक्सिमम सॉल्यूशंस दे पाऊं. Thank you so much, sir. And I'll just request once again, everyone, if you can switch on your cameras so that we can take a picture and we can post it. Okay. One more. Thank you so much, everyone, for Thank you. joining. Thank you so much, Rajan sir, for such insightful session. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you.